हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बताया था, जिसके विषय में मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए एग्जाम की दृष्टि में। अब दोस्तों, उसी एंशिएंट हिस्ट्री में जो सेकंड टॉपिक आपका आता है वो है वैदिक काल। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वैदिक काल, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे वैदिक एज। ओके, वैदिक काल ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस समय के लोग जो थे वो वहां पर आपको मैंने बताया था कि वहां पर ट्रेड था, आपका व्यापार था, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। अगर आईवीसी देखें, आईवीसी हमने बोला था सिंधु घाटी सभ्यता को, यहाँ पर क्या था, आपका ट्रेड था। ट्रेड कैसा था? क्षेत्रीय था और बाह्य क्षेत्रीय भी था। बाह्य क्षेत्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल, अगर आप समझो आज के समय में, तो इस तरीके का ट्रेड था। इकोनॉमी जो थी यहाँ की, इकोनॉमी यानी आपकी हो गई आर्थिक स्थिति जो थी वो आपकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे उनमें हमने आपको बताया था नगरीकरण था। नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ये जो लोग थे ये लोग भौतिकतावादी थे। भौतिकतावादी यानी कि मेटलिस्टिक। मेटलिस्टिक लोग थे। ठीक है, यानी कि इनमें सब कुछ था जो आज के लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वही जीवन शैली जो आज के लोगों की, सेम उसी टाइप की वहां के लोगों की जीवन शैली थी। जैसे आज हम लोग कानपुर नगर में हैं, अन्य नगर हैं पूरे देश में, तो जैसी लाइफ स्टाइल यहाँ की है, कभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी यही थी। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि इन लोगों का फिर एक टाइम पे आके पतन हुआ उनके अपने कारण से। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आज, और आईवीसी सभ्यता को अगर लेते हैं, यानी कि आईवीसी ले लें और टुडे यानी कि आज का टाइम ले लें, आज का समय। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे समस्या आ रही ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हम लोग देखने को मिल रहा। ठीक है, यानी कि आज का समय इतना जबरदस्त हो गया है, इतना गड़बड़ हो गया है कि किसी ना किसी तरीके से प्रकृति जो है वो आज ह्यूमन के अगेंस्ट चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से आईवीसी में भी क्या हुआ था कि हर चीज का ज्यादा से ज्यादा दोहन हो गया, ज्यादा से ज्यादा दोहन हो रहा था। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर भी क्या हुआ था, बाढ़ आपको देखने को मिली थी, जंगल कट गए थे। तो प्रकृति यहाँ पर भी एक तरीके से क्या थी, रौद्र रूप लिया था, जिस कारण से आईवीसी जो सभ्यता है आपकी सभ्यता थी वो समाप्त हुई थी। ठीक है, जो आज हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से आज हमारे टाइम में ग्रीन हाउस गैस हो रही है या अन्य प्रकार के प्रदूषण आप देखने को मिल रहा है, बाढ़ भी आ रही है, तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है आज और उस समय। तो आज भी हमारी जो सभ्यता है, जो आज की सभ्यता है, वो भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो खतरे में, विभिन्न प्रकार की आप बीमारियां देख रहे हैं। वो क्या है, वो आज जो हम लोगों ने प्रकृति का अब तक जो शोषण कर डाला है, खास तौर से इन 50 सालों में, उसका ही दुष्परिणाम हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आईवीसी सभ्यता मैंने आपको बताई थी, उसके विषय पॉइंट बताए थे। इस तरीके से मोहनजोदारो या फिर आपको हड़प्पा, उसके पॉइंट्स दिए थे। रावी नदी जिसको हम लोग कृष्ण या इरावती ऋग्वेद में हम लोग कहते हैं। ठीक है, कालीबंगा के विषय मैंने आपको बताया था। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको वैदिक काल के विषय में बता रहा हूँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का आपस में कनेक्शन। देखिए, अभी हम थोड़ा सा आपको स्टोरी टाइप बता रहे हैं, इसलिए कि आप उस चीज को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप फैक्ट भी याद करने में उतना दिमाग आप नहीं चला पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं वैदिक काल और आईवीसी का
थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, तो ये जो टाइम था वैदिक काल का, वैदिक काल जो आप देख रहे हो यहाँ पर आर्यों की बात की जा रही है, आर्य आ रहे हैं, ठीक है। आर्य जिसको हम लोग अगर देखा जाए तो श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, तो आर्य लोगों की बात यहाँ पर उठती है, ठीक। वहां पर आईवीसी अलग था, यहाँ पर आर्य लोगों की बात उठती है। आर्य लोग जो थे वो लोग क्या थे, कबीले में रहते थे, कबीले में रहते थे, लंबे थे, ठीक है। और जो आर्य थे वो आपके, उनका ओरिजिन उनका मूवमेंट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनका ओरिजिन है, उनका मूवमेंट है। और इसी दो बेसिक कारण से ही आपके वैदिक काल के दो पार्ट डिपेंड करते हैं, ठीक है। वैदिक काल के दो पार्ट डिपेंड करते हैं, ठीक, डिपेंड करते हैं। अब वैदिक काल के दो पार्ट का मतलब क्या हुआ, वैदिक काल देखिए इसके दो पार्ट, पहले यहां समझ लीजिए। वैदिक काल में पहला जो पार्ट है इसका वो ऋग्वैदिक काल, ठीक, ऋग्वैदिक काल है। और जो दूसरा है वैदिक काल में वो है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसको इंग्लिश में लेटर वैदिक एज के नाम से भी जाना था, ठीक है। तो इसी ऋग्वैदिक काल में आर्यों का क्या मूवमेंट रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऋग्वैदिक काल में आर्य क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर लिटरेचर यानी कि साहित्य रचा जा रहा है, ठीक है। आखिरकार वो कर क्या रहे हैं, उनका आपस में क्या तालमेल है, उनका व्यवसाय क्या है, इसी बात पर आपका ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल डिपेंड है। यानी कि सीधी सी बात, जब भी आपका वैदिक काल आएगा तो उसमें आर्य शब्द को लेकर ही बात होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आईवीसी में जो लोग थे वैदिक काल के टाइम में सिस्टम दूसरा होगा, यहाँ के लोग क्या थे, कबीले में रह रहे थे, ठीक। यहाँ के लोग व्यापार कर रहे थे, ठीक है। इनकी इकोनॉमी अच्छी थी, भौतिकतावादी थे, हर चीज इनके पास थी। बट ये लोग क्या थे, इनका इस चीज पे विश्वास नहीं था, भौतिकतावादी पे। इनका था जितना खाना है उतना ही बनाना है, तो ये इनका काम था आर्यों का, ठीक है। तो आर्य को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा तो जो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भगवान यानी कि जिसका किसी भौतिक चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं, इसे समझिए कि यानी कि मेटलिस्टिक नहीं थे, इनको उतना ही चाहिए था जितना इनको जरूरी था, ज्यादा कुछ नहीं। कृषि कर रहे हैं, कहीं पशुपालन कर रहे हैं, इनका इसी बात पर लेकर पूरा वैदिक काल डिपेंड है। इसी में ही लिटरेचर आपका फॉर्मेशन होती है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, फिर ऋग्वेद के विषय में आपको बताया जाएगा, उसके मंडल है जो एग्जाम पर्पस है। ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको सिर्फ कहानी बताया कि आखिरकार क्या है वैदिक काल में, एग्जैक्ट हो क्या रहा है, ठीक है। तो मेन है वैदिक काल इज डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द आर्य, ओके। आर्य की बात हो रही है, द्रविड़ की थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। थोड़ा सा इनका ये दे दीजिए, ओरिजिन ऑफ आर्य, ठीक है, कि आर्यों का उदय कहां से हो रहा है, कहां से आ रहा है, ठीक है। तो इसके दो कॉन्सेप्ट बताए गए, थोड़ा समझ लीजिए। इसके दो कॉन्सेप्ट में पहला तो बोला गया कि आईवीसी जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही आर्य थे, ठीक है। एक बात तो ये बोल रहे हैं कि
जो आपका जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ वाला क्षेत्र है जो ना JNK, जम्मू कश्मीर में जो आपका राजौरी पुंछ आपका हो गया, आपको लद्दाख मान लीजिए वही यूटी आपका हो गया, तो लद्दाख ये जो सारे क्षेत्र हैं वहां पर जो लोग थे IBC के वही आगे चलकर के आगे कहलाए, वही लोग ऊपर से कहां पर आगे नर्मदा घाटी क्षेत्र पे आ गए। तो इस तरीके से ओरिजिन ऑफ आर्यन का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, एक बात तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा बात ये है कि आर्य जो थे वो भारतीय बोल, इंडियन नहीं थे। ठीक है, इंडियन नहीं, यानी कि वो लोग कहां से आए थे, वो बाहर से आए थे, जिसको बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में थे, वहां से उनका मूवमेंट पाकिस्तान यानी कि अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर भारत में आकर इनका मूवमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो आर्यों के विषय में तो ये बात कही गई है। आर्यों के लिए देखिए, आर्यों के लिए एक भाषाई अवधारणा आती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भाषाई अवधारणा सबसे बेस्ट, जो सबसे ज्यादा मान्य है इसमें, वो भाषाई अवधारणा है, वो मैक्स मूलर की। ये लिख लीजिए, मैक्स मूलर की है कि भाषाई अवधारणा है, भाषाई अवधारणा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, वो है भारोपीय भाषाई अवधारणा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाषाई अवधारणा किसने दी। दैट इज मैक्स मूलर है, जो कि जर्मन आपके स्कॉलर यानी कि भाषाविद है। ठीक, भाषाविद, इस तरीके से जर्मन एक स्कॉलर है जिन्होंने भारोपी भाषा अवधारणा दी है, जिसमें ये कहा है कि जो आपके आर्य हैं, समझ लीजिएगा, आर्य हैं वो यानी कि ईरान, पर्शिया से होते हुए पाकिस्तान टू हिंदुकुश पर्वत, ये पाकिस्तान में ही है। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत टू इंडिया, यानी भारत में कहाँ है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यानी कि आपका JNK, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आकर बसे। ठीक है, यहाँ आकर ये बसे हैं। उसमें इन्होंने ऐसा क्यों था, उसमें इन्होंने कहा कि जो जेंद्र अवेस्ता, देखिए जेंद्र अवेस्ता एक बुक है इसकी, पर्शिया हम लोग कहते हैं इसको, ईरान को। ठीक, और एक है अपनी ऋग्वेद। ठीक है, ये भारत की। इन दोनों में, इन बुक में इन्होंने एक चीज समानता पाई है, वो है सूर्य एंड अग्नि का उल्लेख है दोनों जगह पे। तो इन्होंने ये माना है कि अगर दोनों जगह पे भाषाई आपको दिख रहा है कि सूर्य और अग्नि इस तरीके से भाषाई कहीं ना कहीं मेल एक जैसी मेल खा रही है दोनों जगह में, तो इन्होंने ये अर्थ निकाला है कि आर्य जो थे वो एक तो भारतीय नहीं थे, वो कहीं ना कहीं कहां से, सेंट्रल एशिया से आए, वहां पर ये ईरान यानी कि पर्शिया से होते हुए पाकिस्तान, हिंदुकुश पर्वत और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आकर बसे हैं। ये बात इन्होंने मैक्स मूलर ने दी हुई है। ठीक है, एक ये बात आपको मैंने बता दी। तो ये इनका जो था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आकर बसे, ये इन्होंने मैक्स मूलर ने अपनी अवधारणा दी। ठीक है, अच्छा यहीं से एक बात आती है आर्यों के विषय में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध, इस तरीके से बोलो, का युद्ध, और इसको बोल दो 10 जनों का युद्ध। ठीक है, 10 जनों का युद्ध सीधे सीधे पूछा जाता है। आपका जिस लेवल का एग्जाम है हम आपको उसी लेवल तक ही पढ़ाएंगे, ज्यादा डीप तक हम नहीं जाएंगे। जो जो जरूरी है आप उसको समझ लीजिए केवल।
देखिए 10 राजाओं का युद्ध में एक तो बात पूछी जाती है कि ये किन 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 के बीच में था बेसिकली। तो ये थे पुरु पुरुजन और भरत जन के बीच युद्ध था, ठीक है। पुरुजन और भरत जन के बीच में आपका युद्ध था, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पुरुजन और भरत जन थे आपके, जिसमें से ये जो युद्ध था वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये कौन है, ये सब क्या है, देखा जाए ये सब आर्य हैं, ठीक है। ये सब आर्य हैं। जन जो बात बोल रहे हैं ना हम आपको, जैसे ये जन है, मैंने आपको बोला तो जन जो था, जैसे कि आज हमारा भारत देश है, इस टाइप समझो एक बड़ा सा क्षेत्र था, यानी कि अगर आपको बताएं ऐसे समझिए, आर्य हैं, अभी कम समझ में आया तो आर्य हैं, ठीक। इनकी एक परिवार थी इकाई, सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी किसकी, परिवार की। ये क्या थी, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, यानी कि सामाजिक राजनीतिक स्ट्रक्चर, इसको ऐसे समझिए, सामाजिक राजनीतिक स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना, ठीक। उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। ये परिवार किसका था, आर्यों का था। परिवार जैसे हम लोग आज अपने अपने परिवार करते हैं, 6 लोग 8 लोग 5 लोग, ठीक है। तो परिवार सबसे छोटी का थे। इस परिवार में इंटर ब्लड रिलेशन था, इंटर ब्लड रिलेशन, यानी कि अंतर रक्त संबंधी, ऐसे समझिए, यानी कि परिवार में ही शादी हो जाती थी। शादी जैसे कि आज हम लोग रह रहे हैं, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, इस बात को अलग मत ले जाइएगा। परिवार में सिस्टम यही था कि एक जैसे परिवार है आपका 8-10 लोगों का, तो उसी में भाई और बहन की शादी हो जाती थी। तो ये ऋग्वेद में खासियत है, यही गड़बड़ी है जो देखने को मिली कि उस समय ये काम होता था, परिवार में ही आपकी इंटर ब्लड रिलेशन हो जाता था। जैसे कि आपका जो नाजीवाद समर्थक था हिटलर, ठीक है, नाजीवाद था, वो भी यही चाहता था कि परिवार में ही शादियां हो जाए। वो ये नहीं चाहता था जैसे हम लोग आज इंटर कास्ट मैरिज कर लेते हैं, यानी कि एक रक्त से दूसरे रक्त में शादी एक तरीके से हो रही, तो वो शुद्ध रक्त की शुद्धता पर ज्यादा फोकस करता था हिटलर, ठीक है। तो वही चीज इस समय परिवार को, यानी कि वो नाजीवाद था, नाजीवाद इसी बात पर डिपेंड है, ठीक है, कि एक ही में ही मतलब अपने परिवार गोत्र में ही शादी, जैसे अभी भी ब्राह्मणों में गोत्र में शादी होती है, एक ग्रुप गोत्र में शादी नहीं होती, ठीक है। तो उस समय होती थी, उस समय होती थी, ठीक है। तो ये परिवार थी, इससे ही परिवार से ऊपर जब आप बढ़ोगे, ठीक है, तो इससे बड़ी जो इकाई थी वो कुल थी, ठीक। और कुल के ऊपर जब बढ़ोगे भाई, कुल थी आपकी, परिवार थी, कुल थी, इसके बाद जो आपकी इकाई जो मेन आती थी वो थी जन, ठीक। एक सबसे बड़ी इकाई यही थी, जन थी। जन यानी क्या होगा, एक बड़ा रीजन है, तो वही जन की बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी ये जन थी, ठीक। अच्छा एक चीज और है, जैसे जन हमने क्या बताया, सबसे बड़ी इकाई थी, सबसे बड़ी इकाई थी। अब इसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके राष्ट्र थी, ठीक है, राष्ट्र कहा जाता था, वो सोशियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उसका ये पार्ट था। सबसे छोटी परिवार थी, फिर जन थी, यानी जन सबसे बड़ा था। तो वही 10 जनों का युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है आपका पुरुजन और भरत जन के बीच हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम जो लोगों ने मैक्सिमम जो भाग लिया था वो 30 जनों ने भाग लिया था। ये आप याद रखिएगा 30, ठीक है। इसमें ये पूछ लेते हैं क्योंकि पता क्या होता है कि जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं तो इनके 5 सपोर्टर, उनके 5 सपोर्टर, उनके 5 सपोर्टर, जैसे आज के समय में विश्व युद्ध होता है, सेम वही चीज हुई थी। लड़ाई 2 के बीच हुई थी, लेकिन अंत में 10 और 10 के बाद 30 लोग मैक्सिमम लोग इसमें सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। अब अच्छा आपको मैं इसमें ये है कि अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसमें मैंने आपको मैक्सिमम 30 जन बता दिया है, गुरु और भरत जन के विषय में। इसमें जो जीता था वो भरत जन जीते थे, ठीक है। ये चीज और आप याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा किस नदी के बीच में, किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, रावी नदी। इसको हम लोगों ने पहले भी आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में ऋग्वेद में क्या कहते थे, पुरुषनी भी कह सकते थे और
इरावती, दो नाम थे, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया दो चीजें। अब देखिए, मैक्स मुलर की भाषा में धारणा बताई, एक काम मैंने आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स बता दिया। ये बैटल और जिसमें वैंकलर ह्यूगो जो है एक आते हैं जिन्होंने एक अभिलेख खोजा था, ठीक। वैंकलर ह्यूगो, वैंकलर ह्यूगो, ठीक है। ये वैंकलर ह्यूगो ने वोगाज गोई से अभिलेख, मतलब कि अभिलेख प्राप्त किया, अभिलेख खोजा बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि क्या था, चित्रलिपि में था, ठीक। चित्रलिपि में आपका था, देख लीजिए ध्यान से। वैंकलर ह्यूगो जो है उन्होंने बोगाज गोई से एक अभिलेख खोजा था जो कि चित्रलिपि में था, और ये आपका एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर में मिला है। अब कहेंगे एशिया माइनर क्या होता है, तो एशिया माइनर जो है आपका वो साउथ पोल पे जब जाएंगे तो वहां पर एक प्लेस है जहां कबीलाई संरचना थी, ठीक है। तो वहां ये एशिया माइनर वहां का है, तो वहां से इन्होंने बोगाज गोई अभिलेख खोजा है। इसमें वैंकलर ह्यूगो ने अभिलेख चित्रलिपि में खोजा है जिसमें दो कबीलाई समूहों के बीच युद्ध संधि की बात है। दो कबीलाई समूहों के बीच युद्ध, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, युद्ध एंड संधि के विषय में बात है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो दोनों हैं हिट्टी एंड मितल्ली, ठीक। आपसे ये पूछ सकते हैं किन दो के विषय में बात है, तो वो हिट्टी और मितल्ली के विषय में बात है, ठीक है। ओके, तो इसी पहली विश्व की जाति है, पहली विश्व जाति जिसने बर्न्ड आयरन का यूज किया, बर्न्ड आयरन यानी कि तप्त लोहा होता ना, का यूज किया था, ठीक किया था, ठीक है। ये चीज इसमें आपको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी अभिलेख में चार देवताओं के विषय में बात की गई, ठीक है। अब आ जाइए जरा, अब यहीं से कहानी थोड़ा सा मोड़ ले रही है फैक्चुअल की तरफ, ठीक है। इसमें चार देवताओं का उल्लेख है इस अभिलेख में, जिसका नाम है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, ठीक। ये आपके जो प्रमुख चार देवता हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से चार देवताओं के विषय में बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, इनका यूज क्या है एग्जाम में यूज, और वैसे उस समय बहुत महत्व इनका बहुत ज्यादा था, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।